अपने सीनियर वर्ष के दौरान मैं बराबर वाले स्टोर पर चला गया। उस आदमी के लिए काम करने लगा जो मिस्टर एडिसन के अधीन स्टोर का प्रबंधक रहा था। उसका नाम वोल्टर हैंगिंग था। वह भी बहुत अच्छा था और उसने मुझसे व्यक्तिगत रुचि ली। उसने बराबर में मीट मार्केट खरीद लिया था। स्नातक होने के बाद जल्दी ही मैं यूएस नेवी के लिए चल पड़ा। मेरे चलने से पहले वाली रात को मिस्टर हैंगिंग ने मुझे अंतिम डच अंकल वार्तालाप के लिए बुलाया। उसने मुझे नेवी जल सेना से सेवा मुक्ति के बाद फिर से उसके लिए काम करने का प्रस्ताव रखा। सच कहूँ तो उस प्रस्ताव पर मैं अधिक रोमांचित नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 75 घंटे काम कर रहा था और $30 कमा रहा था। मिस्टर हैनिंग ने समझाया कि अगर मैं वापस आकर 2 वर्ष तक उसके लिए काम करूं और व्यापार को पूरी तरह से सीख लूं, तो वह मुझे अपना निजी मीट मार्केट खरीद लेने में मदद करेगा। तथापि जिस चीज़ ने मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा की वह उसके द्वारा अपनी पिछले साल की $5,117 की आमदनी दिखाना थी। याद रखें, 1944 में चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी कि आज है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई आदमी केवल एक वर्ष में इतना अधिक कमा सकता था। उसने मुझे आश्वस्त किया कि यह सच था और मैं भी वही चीज़ कर सकता। 1 जुलाई 1944 को मैं नेवी में भर्ती होने के लिए याजू सिटी मिसिसिपी से चल पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं याजू सिटी वापस आकर मीट मार्केट खोलने वाला था और एक वर्ष में ही $5,117 कमाने वाला था। नेवी में काम करने के दौरान मैं जैक्सन मिसिसिपी की भूतपूर्व जीन एबरनेथी से मिला और उससे प्यार करने लगा। वह 31 खूबसूरत वर्षों से मेरी पत्नी और मेरी जिंदगी है। नेवी से सेवामुक्त होने के बाद मैंने दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और रात के समय डॉर्मिटरीज सामूहिक शयन घरों में सैंडविच बेचकर पैसा कमाया। मैंने नियमित स्कूल वर्ष में अच्छी कमाई की, परंतु गर्मी के महीनों में व्यापार मंदा था। एक दिन जिन ने समाचार पत्र में $10,000 प्रति वर्ष के सेल्समैन के लिए एक विज्ञापन देखा। मैंने सोचा कि यह एक संयोग ही था कि उन्हें $10,000 प्रति वर्ष का सेल्समैन चाहिए था, क्योंकि हम निश्चित रूप से $10,000 चाहते थे। मैंने मुलाकात के लिए समय निकाला और साक्षात्कार के लिए गया। मैं अत्यंत उत्साहित और रोमांचित घर वापस आया और अपनी पत्नी से कहा कि हमें नौकरी मिल गई है और हम एक वर्ष में $10,000 बना लेंगे। वह भी बहुत रोमांचित हुई और उसने पूछा कि कब से नौकरी शुरू करनी है। मैंने उसे बताया कि उस आदमी ने कहा कि वह संपर्क में रहेगा। अपने जीवन में उस समय मैं इतना नौसिखिया था कि मैंने ईमानदारी से यह मान लिया था कि नौकरी मेरी हो गई। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया था। 1 महीने के बाद जब मुझे नौकरी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तो मैंने पुनः अपनी रुचि दिखाते हुए और यह पूछते हुए कि मुझे नौकरी कब से शुरू करनी है, उन्हें एक पत्र लिखा। उनका सीधा सा जवाब आया, हमें नहीं लगता कि आप भेज सकते हैं। मैं पीछे लगा रहा और अनंत 1 और महीने के बाद वे मुझे एक ट्रेनिंग स्कूल में डालने के लिए सहमत हो गए। तथापि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर वह ट्रेनिंग समाप्त होने पर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं बेच सकता हूँ, तो वे मुझे नौकरी देने के लिए वचनबद्ध नहीं होंगे। काम कुकरवेयर बेचना था और वेतन कमीशन के आधार पर था। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुझे अवसर दिया। अगले 2.5 वर्षों तक अपने सेल्स मैनेजर बिल क्रैनफोर्ड की बहुत मदद के बावजूद मैं केवल यह सिद्ध कर पाया कि वे लोग बिल्कुल ठीक सोचते थे। गलत ना समझे, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बेचा, क्योंकि मैंने ज़रूर बेचा। मैंने अपनी कार बेच दी और फर्नीचर बेच दिया। एकमात्र चीज़ जो इस आखिरी लाइन को सच में मजाकिया होने से अलग रखती है, वह इसका सच्चाई से गहरा रिश्ता है। पानी में गिर जाने से आप डूब कर नहीं मरते। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप कितने निर्धन हैं या रहे हैं। मैं ईमानदारी से यह मानता हूँ कि मैं आपसे अधिक निर्धन रहा हूँ।
मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कितने निराश या हताश हैं अथवा रहे हैं। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि मैं उससे अधिक निराश व हताश रहा हूँ। मेरा एक अच्छा मित्र कावेट रॉबर्ट, जिसकी एक वक्ता व सेल्स प्रशिक्षक की योग्यता और उसके मानवीय गुण ढक देते हैं, कहा करता है, आप पानी में गिरने से डूब नहीं जाते, आप तभी डूबते हैं जब वहाँ पर रुके रहते हैं। वह यह भी कहता है, हताश होने में कोई बुरी बात नहीं, परंतु अपने आप पर हताश मत होइए। आपको गिरा दिए जाने से आप हारे हुए नहीं हो जाते। आप हारे हुए तभी होते हैं जब आप नीचे पड़े रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि मैंने अपना सेल्स करियर इतनी बार छोड़ा जितनी बार किसी भी व्यक्ति ने जो कभी इस पुस्तक को पढ़ता है उसने जो कुछ भी वह कर रहा है उसे छोड़ने के बारे में सोचा होगा। मेरा निधन होना, कर्जदान होना और जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में अनिश्चित होना तथा आज के बाद अगले दिन के बारे में वाकई ना जानना कि मैं डूबूंगा या तैर जाऊंगा अतोत्साहित करने वाला था। ऐसे समय में अपने से बड़ी किसी चीज़ में विश्वास कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही मेरी माँ के साहस, समर्पण व दृढ़तापूर्वक लगे रहने की मिसाल मेरे लिए अमूल्य थी, जिसने एक अद्भुत प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह समय बहुत कठिन था और निरुत्साह अक्सर मेरा साथी होता था। मुझे अक्सर एक बार में 50 सेंट मूल्य का पेट्रोल गैसोलीन खरीदना पड़ता था और अगर कभी मैंने गलती से थोड़ा ज़्यादा खरीद लिया तो मुझे ग्रोसरी स्टोर पर एक या दो चीज़ें वापस करनी पड़ती थी। जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई तो अस्पताल का बिल केवल $64 का था। समस्या यह थी कि हमारे पास $64 नहीं थे। मुझे उस बिल के भुगतान के लिए 2 से कॉल करनी पड़ी थी। हम निर्धन थे क्योंकि मेरी छवि निर्धन थी और सेल्समैन के रूप में मेरी निपुणता संदिग्ध थी। इस बात को समझने के लिए और सभी लटखटाते हुए सेल्स के लोगों को साहस देने के लिए मैं अपनी अयोग्यता की किताब से एक सच्ची घटना बताता हूँ, जो किसी भी बिना लिखित निर्देशों के टेलीफोन बूथ से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जोश रखने वाले व्यक्ति को बहुत हिम्मत दे सकती है। कुछ अनुभवी सेल्समैन डिनर पार्टीज आयोजित कर रहे थे जिनमें सामूहिक प्रदर्शन होता था, अतः मैंने यही चीज़ करने की कोशिश की। मेरा पहला डिनर प्रदर्शन मिस्टर BC मुर्रा के साथ था, जो 2210 हाई स्ट्रीट कोलंबिया में रहते थे। दो संभावित ग्राहक मिस्टर एंड मिसिज क्लेरेंस स्पेंस और मिस्टर एंड मिसिज MP गेट्स मौजूद थे। जब मैंने प्रदर्शन पूरा कर लिया तो दोनों संभावित ग्राहकों ने एक दर्जन कारण बताया कि उन्हें वह प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदना चाहिए, परंतु दोनों ने अंत में यही कहा, मैं इसे लूँगा। इस समय कोई भी समझदार सेल्समैन, विशेषकर अगर वह निर्धन है, तो ऑर्डर्स लिख लेता और अपना कमीशन कमा लेता, परंतु मैं घर से निकल आया क्योंकि मेरा एक दूसरा अपॉइंटमेंट था और मैं लेट हो रहा था। बाद में मैंने वह सेल की, परंतु मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने ऐसे मूर्खतापूर्वक हरकत करते हैं। हाँ मेरे पाठक मित्र, मैं आश्वस्त हूँ कि आपके लिए उम्मीद है। आप एक महान व्यक्ति हो सकते हैं। संतोषजनक सेल्स सफलता के 2.5 वर्ष के बाद ईमानदारी से कहूँ तो मैं संतोषजनक रूप से भी सफल नहीं था। तस्वीर आश्चर्यजनक रूप से बदल गई और मेरा कैरियर 180 डिग्री घूम गया। यह कहानी कुछ इस तरह है। मैं नेशविल टेनेसी के PCA मेरिल द्वारा आयोजित कोल्हार्ट उत्तरी कैलिफोर्निया में एक दिन के प्रशिक्षण के सत्र में शामिल हुआ। यह एक अच्छा सत्र था, परंतु मैं जल्दी ही उन विषय तकनीकों को भूल गया जो मैंने सीखी थी। बाद में उसी दिन शाम को मैं वापस घर की ओर लेंग
कास्टर दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए एक डिनर डिमोस्ट्रेशन देने के लिए चल पड़ा। मुझे घर पहुंचने में देर हो गई और उससे भी कहीं अधिक देर बिस्तर पर जाने में हुई। फिर लगभग पूरी रात बच्ची ने हमें जगाए रखा। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा और आदत ने मुझे बिस्तर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। उन अंधी आंखों से मैंने खिड़की से बाहर की ओर नजर डाली और देखा कि बर्फ गिर रही थी। जमीन पर पहले से ही लगभग 10 इंच बर्फ थी और मेरे पास एक निष्ठुर क्रोसले गाड़ी थी। मैंने वही किया जो उस सुबह हर समझदार व्यक्ति करता है। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। मैं फिर से बिस्तर में घुस गया। वहाँ लेटे लेटे मेरे मन में विचार आया कि मैं किसी सेल्स मीटिंग के लिए कभी देरी से नहीं पहुँचा, ना ही मैंने कोई सेल्स मीटिंग कभी छोड़ी है। अपनी माँ के शब्द भी मेरे दिमाग में उभर आए, जब तुम किसी के लिए काम करो तो उनके लिए पूरी तरह से काम करो। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से लग जाओ, और अगर तुम पूरी तरह से नहीं लग सकते तो फिर पूरी तरह से उससे बाहर आ जाओ। बाइबल कहती है, तुम ठंडे हो या गर्म, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, पर क्योंकि तुम गुनगुने हो इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा। माँ लड़खड़ाया, फिर से बिस्तर से बाहर निकल आया और स्टैंड में कालोट की तरफ और जीवन की बिल्कुल नई डगर पर निकल पड़ा। जब परीक्षण सत पूरा हो गया तो मिस्टर मैरल ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, जी आपको मालूम है, मैं आपको पिछले 2.5 वर्षों से देख रहा हूँ और मैंने कभी ऐसी बर्बादी नहीं देखी। अब दोस्तों, इस बात की ओर आपका ध्यान जाएगा। कुछ विसम्मति सा होकर मैंने उनसे पूछा कि उनकी इस बात का क्या मतलब था। उन्होंने बताया, आप में बहुत काबिलियत है, आप एक महान व्यक्ति और यहाँ तक कि राष्ट्रीय चैंपियन हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु थोड़ा सा सह भी हुआ। इसलिए मैंने पूछा कि क्या वह वास्तव में ऐसा सोचते थे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, जी मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है। अगर आप वास्तव में काम कर रहे हैं, आपने आप पर विश्वास करना सीख लें तो आप शिखर तक जा सकते हैं। सच कहूँ, जब वे शब्द वास्तव में मेरे अंदर टपके तो मैं चकित रह गया। वे शब्द मेरे लिए क्या मायने रखते थे, यह समझने के लिए आपको मेरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। एक लड़के के रूप में जब मैंने हाई स्कूल की सीनियर क्लास में प्रवेश किया तो मैं कुछ नाटा और 120 पाउंड से भी कम वजन का लड़का था। कक्षा 5 से अधिकांश समय स्कूल के बाद और शनिवार के दिनों में मैं काम करता था और खेलों में सक्रिय नहीं था। छोटे और सुस्त होने के साथ साथ मैं सहमा हुआ भी था। जब तक मैं 17 वर्ष का नहीं हो गया, मैं किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया था, वह भी एक ब्लाइंड डेट थी। किसी और ने मेरे लिए फिक्स की थी। मेरी आत्म छवि एक छोटे कस्बे के छोटे लड़के की थी जो किसी दिन उस छोटे कस्बे में वापस जाकर एक ही साल में $5,117 कमाने वाला था। अब अचानक मेरे सामने वह व्यक्ति जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता था और सम्मान करता था, मुझसे कह रहा था कि आप एक महान व्यक्ति हैं। और सौभाग्यवश मैंने मिस्टर मेरल की बात पर विश्वास कर लिया। मैंने एक चैंपियन की तरह सोचना, एक चैंपियन की तरह आचरण करना, अपने आप को एक चैंपियन की तरह देखना और एक चैंपियन की तरह काम करना शुरू कर दिया। एक बार जब आप विश्वास कर लेते हैं, सफलता आसान हो जाती है। तो मिस्टर मेलन ने मुझे बहुत ज़्यादा सेल्स टेक्निक नहीं सिखाई, परंतु साल ख़त्म होने से पहले मैं अमेरिका की 7,000 से भी अधिक सेल्समैन वाली कंपनी में दूसरे नंबर का सेल्समैन हो गया। मेरे पास क्रोले की जगह एक लग्जरी कार आ गई और मुझे अच्छी तरक्की मिली। अगले साल मैं अमेरिका के सबसे अधिक वेतन पाने वाले प्रबंधकों में से था। बाद में मैं देश का सबसे कम उम्र का डिवीज़न सुपरवाइज़र हो गया। मिस्टर मेरिल से मुलाकात होने के बाद मैंने अचानक सेल्स की कोई नई निपुणता नहीं सीख ली थी, ना ही मेरा आईक्यू कोई 50 पॉइंट बढ़ गया था। मिस्टर मेरिल ने मुझे संतुष्ट कर दिया था कि मेरे अंदर सफल होने की योग्यता थी।
मुझे पहुंचने के लिए एक सत्र दे दिया था और मेरे पास जो कुछ पहले से ही था उसे प्रयोग करने का विश्वास दे दिया था। अगर मैंने उन पर विश्वास न किया होता तो उनके संदेश का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी एक विशिष्ट व्यक्ति और आप यहाँ पर सफल होने, खुश होने, स्वस्थ होने और मूल्यवान व सार्थक कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं, तो आप मेरा विश्वास करते हैं। मिस्टर मेरेल से बहुत पहले हुई उस मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें हुई, परंतु वह अवसर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। इसका मतलब यह नहीं कि उस यादगार दिन के बाद से चीज़ें हमेशा मेरे पक्ष में ही हुई। ऐसा नहीं हुआ कि एक समय ऐसा था जब मैं जीवन के बहुत अधिक उतार चढ़ाव के साथ एक अनिश्चित भटकाव बनकर रह गया था। अपने उतार हताश के दिनों के दौरान मैंने एक दिन डॉक्टर पिल की पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ी। मेरा करियर जो मुसीबत में था फिर से आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर पिल ने मुझे अपनी परेशानी की असली जड़ पहचानने में मदद मिली। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह असली जड़ मैं ही था, और बहुत सी अच्छी किताबें व अच्छे लोग हताश की अन्य अवधियों में मेरे जीवन रक्षक रहे हैं। यही कारण है कि मैं आपको जानबूझकर अच्छे लोगों व अच्छी पुस्तकों का साथ तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मिस्टर मेलन के बाद जीवन में कुछ उतार भी आए, परंतु अधिकतर चढ़ाव थे। विशेषकर 4 जुलाई 1972 से जब मैंने जीवन को जीसस क्राइस्ट के सुपुर्द कर दिया। यह पुस्तक और इस पुस्तक पर आधारित रिचर लाइफ कोर्स मेरे व्यावसायिक जीवन की प्रमुख घटना रहे हैं, परंतु अपने कुछ कार्यों को फ्रेंच, जर्मन, जापानी, स्पेनिश और ब्रेल भाषाओं में अनुवादित होते देखने भी मेरा सौभाग्य रहा है। मैं विद्यार्थियों के समूहों व शैर संस्थाओं से लेकर गिरजाघरों, व्यावसायिक खेल कूद की टीमों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक 16,000 तक की संख्या के श्रोताओं को अपना संदेश देने के लिए 20 लाख मील से ज़्यादा यात्रा कर चुका हूँ। मैं डॉक्टर पिल, रोनाल्ड रिंगन, जनरल चैंपियन जेम्स आर्टलिक लेटर, पॉल हार्वे, ओलंपिक स्टार बॉम रिचर्ड, डॉक्टर केन मैकफोर्ड, डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन, पेट बून जैसे प्रमुख व विशिष्ट अमेरिका व अन्य के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। मैंने इन चीज़ों का उल्लेख जो कुछ ईश्वर ने मुझे करने की अनुमति दी उससे आपके प्रभावित करने के लिए नहीं किया, बल्कि आपको प्रोत्साहित करने के लिए किया है कि जो कुछ आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि जहाँ तक आकार, ताकत, बुद्धिमानी या योग्यता का संबंध है तो मुझसे ज़्यादा औसत व्यक्ति कोई दूसरा रहा है। मेरा मानना है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। किसी की भी जीवन कथा में बहुत सी कारक बातें और बहुत से लोग शामिल रहते हैं, परंतु मेरे जीवन पर जितना विशेष प्रभाव मिस्टर मेरेल का पड़ा है उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। अविश्वसनीय रूप से कम मेरे लिए हमारी पूरी बातचीत 5 मिनट से भी कम समय तक चली और इसमें सिर्फ कुछ दर्जन शब्द शामिल हुए। यही कारण है कि मेरे विचार में एक तस्वीर 10,000 शब्दों के मूल्य के बराबर नहीं होती, और यही कारण है कि अपनी हर वार्ता से पहले मैं ईश्वर से मांगता हूँ, हे भगवान, आज मुझे एक पीसी मेरेल बना दे। इस पुस्तक को लिखने के दौरान पूरे समय मेरी यही प्रार्थना थी। मेरे द्वारा अपने आप को एक छोटे से कस्बे से आए हुए एक छोटे से व्यक्ति के रूप में तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हुए देखना बंद करने में पीसी ने मेरी मदद की। उसने मुझे अपने आप को एक विशेष व्यक्ति जिसके पास दूसरों को कुछ देने के लिए है के रूप में देखने का रास्ता दिखाया। मेरे लिए यह कितना सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके जीवन में बहुत छोटी परंतु उसी तरह की भूमिका अदा करूं। जब मैं आपके साथ अपने विचार को बांटता हूं,
जो आपके जीवन को लाभकारी बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर द्वारा बताया गया कार्य कर रहा हूँ। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि यह पुस्तक और विशेषकर यह अध्याय एक ऐसा पुल बन जाए जिस पर चलकर आप स्वयं को स्वीकार करने की ओर से दूसरों को की स्वीकार करने की ओर बढ़ सके। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे पुरस्कार बहुत होंगे, मेरा प्याला छलक रहा होगा। अध्याय 1, आपका दूसरों को देखने का ढंग। अच्छाई ढूंढने वाले। कई वर्षों पहले सो स्वनिर्मित लखपति व्यक्ति का विश्लेषण किया गया। वे 21 से लेकर 70 वर्ष की से अधिक की आयु तक के थे। उन्होंने शैक्षणिक अनुभव स्कूल स्तर से लेकर पीएचडी स्तर तक के थे। उनके स्वभाव की विशेषताओं में भी काफ़ी भिन्नताएं थी, जैसे कि उनमें से 70% ऐसे कस्बों से संबंधित थे जिनकी जनसंख्या 15,000 या उससे भी कम थी। परंतु उन सब में एक बात अवश्य एक जैसी थी कि वे सब के सब अच्छाई ढूंढने वाले थे। वे प्रत्येक स्थिति में दूसरे व्यक्तियों में अच्छाई देखते थे। मुझे विश्वास है आपने उस छोटे बच्चे की कहानी सुनी होगी जो क्रोध में अपनी माँ पर चिल्लाता था कि वह उससे घृणा करता है। फिर शायद दंडित किए जाने के भय से वह घर से बाहर पहाड़ी की ओर भाग गया और वहां पर घाटी में चिल्लाया, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। घाटी से वापिस प्रतिध्वनि सुनाई दी, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। कुछ असंबित सा वह बच्चा अपने घर वापिस भागा और आकर अपनी माँ को बताया कि घाटी में कोई गंदी पर्वती का बच्चा है जो मेरे लिए कहता है कि वह घृणा करता है। उसकी माँ उसे दोबारा पहाड़ी की ओर लेकर गई और वहां जाकर उससे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोर से बोलने के लिए कहा। जैसा माँ ने बताया बच्चे ने वैसा ही किया। इस बार उसने पाया कि घाटी में कोई अच्छा बच्चा है जो उससे कह रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन का एक प्रतिध्वनि है, जो भी आप बाहर भेजते हैं वापिस आता, जो भी आप बोते हैं वही काटते हैं, जो भी आप देते हैं वही पाते हैं। जो आप हैं वही आप दूसरों में देखते हैं। आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, इससे दरकिनार यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम पुरस्कार पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक स्थिति में अच्छा ही दिखना चाहिए, अच्छा ही ढूंढने वाला बनना चाहिए एवं इस श्रेणी सिद्धांत को अपने जीवन की शैली के रूप में अपना लेना चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि आप व्यक्ति को जैसा देखते हैं वैसा ही उनसे व्यवहार करते हैं। यह भी सत्य है कि दूसरों में आपकी अच्छाई व योग्यता दिखाई पड़े, इसके लिए आपको इस दिशा में प्रयास करना होगा। एक बार आपने दूसरों में अच्छाई व योग्यता ढूंढ ली तो आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और वह बेहतर कार्य निष्पादित करेगा। अतः अच्छाई ढूंढने वाला बनने के लिए अच्छी व्यापारिक समझ तथा अच्छी मान्यता का समावेश होना आवश्यक है। चांद को नीचे मत उतारना। अब आपने जब अच्छाई ढूंढ ली है तो इसके बारे में बताकर इसका कुछ अच्छा विस्तार अवश्य कीजिए। बहुधा लोग अच्छाई देख लेते हैं परंतु इसे गुप्त रखते हैं। बे सिटी टेक्सास के बे सिटी हाई स्कूल के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती। अक्टूबर 1976 में प्रधानाचार्य जो इब्राहिम के पूर्ण समर्थन से बैरी टैंकर ने ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया जो प्रशंसा और मान्यता के पात्र थे, परंतु उनके सकारात्मक और दायित्वपूर्ण व्यवहार व सोचने के ढंग के बावजूद उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। उस शिक्षण वर्ष में ऐसे 500 से भी अधिक विद्यार्थियों को अध्यापकों द्वारा चिन्हित किया गया और उन्हें कार्यालय में भेजा गया। श्री टेकर ने इस प्रयोग के परिणामों का उल्लेख
इस प्रकार किया। अच्छे विद्यार्थियों की पहचान की गई। विद्यार्थियों ने सीखा कि उन्हें नकारात्मक व्यवहार के बजाय सकारात्मक व्यवहार से पहचान मिलती है। प्रधानाचार्य बहुत से विद्यार्थियों को उनके चेहरे के बजाय उनके पहले नाम से जानने लगे। विद्यार्थियों की सोचने की पद्धति में सुधार हुआ। उन्होंने इस मान्यता मिलने की ओर सराहा। अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के सकारात्मक लक्षणों की ओर ध्यान देने लगे। जब विद्यार्थी श्री टेकर के कार्यालय में पहुंचे तो सामान्यतः कुछ बुरे की आशंका से उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मैंने क्या किया। जब श्री टेकर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया तो उनकी जिज्ञासा मुस्कान में बदल गई। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैं डलास टेक्सास के एक कर्मठ व्यक्ति वोल्टर हेली से मिला। हमारी उस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वोल्टर और मुझ में तुरंत घनिष्ठता हो गई थी। थोड़े से भ्रमण के उपरांत उसने मुझको अपने अनूठे कार्यों में से एक कार्य दिखाना चाहा। वह बीमा के व्यापार में था और उसे एक दिन नया विचार सूझा कि देश भर में हजारों स्वतंत्र रूप से परचून का व्यापार करने वालों को उनके परचून के भंडार गृह के आधार पर बीमा बेचा जाए। हमने एक विशाल भंडार गृह का दौरा किया और जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, वह स्विच बोर्ड ऑपरेटर के सामने रुक गया और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम स्विच बोर्ड पर कितना अच्छा कार्य कर रहे हो। तुम लोगों को ऐसा अनुभव कराते हो कि जैसे तुम्हें बहुत खुशी होती है जब वे लोग तुम्हें बुलाते हैं। धन्यवाद मिस्टर हैली, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम कार्यालय प्रभाव की ओर गए। जैसे ही हम एक विभाग के आगे से गुजरे, मिस्टर हैली ने कहा, जिग क्षमा करना, आओ इधर चले, मैं चाहता हूँ आप इस व्यक्ति से मिले। वह अंदर गया, अपना परिचय दिया और कहा, आपको मालूम है मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपके विभाग को जानता हूँ और आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे पूरी जानकारी है। आपके पास अभी तक एक भी शिकायत नहीं है और यह बात आपके लिए प्रशंसनीय है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मिस्टर हैली, मैं अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूँ। हम सीढ़ियों से ऊपर गए और जैसे ही हम आंतरिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले थे, वह रुका। उसने कहा, जी, डेस्क के पीछे बैठने वाली महंत सचिव से मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप जानती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कभी यह कहा है, परंतु मेरी पत्नी सोचती है कि आपने चांद को लटका रखा है और वह मानती है कि आप उसे कभी भी नीचे उतार सकती हैं। इसलिए मेरा कहना है, ऐसा मत करना। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। हम बीमा कार्यालय के अंदर गए और उनसे कहा, जी, बीमे के काम में उतरने वाले आज तक के महानतम व्यक्तियों में से गिने जाने वाले इस व्यक्ति से हाथ मिलाओ। इस पूरे दौरे में 3 मिनट से भी कम समय लगा, परंतु वोल्टर हैली ने इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को जीने के लिए कुछ अपेक्षाएं दे दी थी। मिलने के बाद वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। उसने उनकी थोड़ी सी निष्कपट प्रशंसा की, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति एवं कंपनी के प्रति साहस का संचार हुआ। परिणाम स्वरूप मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने और अधिक प्रभावी ढंग से एवं अधिक सक्षम रूप से कार्य किया। मैं यह भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि वोल्टर हैली और मैं भी इस दौरे के बाद बेहतर अनुभव कर रहे थे। किसी दूसरे को अच्छाई के लिए प्रभावित व प्रेरित करना और उसे बढ़ावा देने का लाभ आपको ना मिले, यह असंभव है। समस्या यह है, एक युवा सेल्समैन के रूप में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक 5 वर्ष की लड़की ने एक चर्च के आयोजन में अपना पहला संगीत कार्यक्रम
दिया। उसकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी एवं प्रभाव से ही उसके प्रति एक महान प्रगति पथ की आशा जागती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे ही उसकी चर्च स्कूल व अन्य सामाजिक उत्साह में भाग बढ़ने लगी। आवाज़ के लिए व्यावसायिक परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार वालों ने उसे एक जाने माने प्रशिक्षक के पास भेज दिया। उस अध्यापक को संगीत का जितना ज्ञान था उतना बहुत कम लोगों का था। वह पूर्णतावादी था। वह हर समय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन चाहता था। जब कभी वह लड़की थोड़ी सी गड़बड़ाती या अपने सुर को थोड़ा सा भी खोती तो वह ध्यानपूर्वक उसकी त्रुटियों की ओर इशारा कर देता। कुछ समय के बाद लड़की के मन में संगीत अध्यापक के प्रति प्रशंसा का भाव गहराता गया। आयु के निरंतर अंतर के बावजूद इसके कि वह प्रशंसक के बजाय आलोचक अधिक था। लड़की के को उससे प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। वह उसे पढ़ाता रहा परंतु लड़की के मित्रों को उसकी स्वाभाविक मधुर आवाज़ में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसमें वह पहले वाली गुणता और उत्तेजना नहीं रही। धीरे धीरे गाने के निमंत्रण कम होते गए और अंत में बंद हो गए। फिर उसके अध्यापक पति की मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों तक उसने बहुत कम या लगभग ना के बराबर गाना गाया। उसकी प्रतिभा का प्रयोग नहीं हुआ और वह निष्क्रिय होने लगी जब तक कि एक जोशीले सेल्समैन का उससे मिलना जुलना शुरू नहीं हुआ। जब कभी वह कोई धुन गुनगुनाती तो वह उसकी आवाज़ की खूबसूरती और मधुरता की प्रशंसा करता हुआ कहता, कुछ और गाओ, तुम्हारी आवाज़ दुनिया में सबसे अच्छी आवाज़। अब वास्तविकता यह है कि हो सकता है उस सेल्समैन को ज्ञान ना हो कि आवाज़ मधुर है या मधुर, परंतु उसे यह ज्ञान अवश्य था कि वह उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता है। इसलिए वह उस पर प्रशंसा के फूल बरसाता है। इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापिस आ गया तथा उसको पुनः गाने के निमंत्रण मिलने लगे। काफ़ी बाद में उसने इस अच्छाई ढूंढने वाले सेल्समैन के साथ विवाह कर लिया और वह अपने सफल प्रगति पथ पर आगे बढ़ती गई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशंसा मात्र हवाई है, परंतु मैं बलपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि सेल्समैन की प्रशंसा उसके लिए पूरी तरह ईमानदार, निष्कपट और अत्यंत आवश्यक थी। वस्तुतः एक निष्कपट प्रशंसा दुनिया की सबसे प्रभावशाली अध्यापक एवं प्रेरक विधियों में से है। कुछ लोगों को हो सकता है इसमें केवल हवा ही लगे, परंतु जिस प्रकार हमें अपने ऑटोमोबाइल वाहन के टायरों में हवा भरने से आसानी हो जाती है, उसी प्रकार जीवन के हाईवे पर भी इससे आसानी हो जाती है। आप एक व्यापारी हैं। एक बार न्यूयॉर्क के एक व्यापारी ने पेंसिल बेचने वाले एक व्यक्ति के कटोरे में $1 डाला और जल्दी से वह सब वे ट्रेन में चढ़ गया। दोबारा कुछ सोचकर वह ट्रेन से उतरा, उस भिखारी के पास गया और उसके कटोरे में से कई पेंसिलें उठा ली। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, जल्दी में मैं पेंसिलें लेना भूल गया था। आशा इस बात से तुम परेशान नहीं होगे। आखिरकार तुम भी मेरी ही तरह व्यापारी हो। तुम्हारे पास बेचने के लिए सामग्री है और तुमने उसकी कीमत भी उचित रखी है। उसके बाद वह दूसरी ट्रेन से चला गया। कुछ महीनों के उपरांत एक सामाजिक उत्साह में साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक सेल्समैन उस व्यापारी के पास आया और अपना परिचय दिया। आपको शायद मैं याद नहीं हूँ और मैं आपका नाम नहीं जानता, परंतु मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप एक वह व्यक्ति हैं जिसने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया। मैं एक भिखारी था और साथ में पेंसिलें बेचा करता था जब तक कि आपने आकर मुझसे नहीं कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, बहुत से व्यक्ति जितना वह सोचते थे उससे कहीं आगे बढ़ गए हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया जो सोचता था कि वे इससे भी आगे जा सकते हैं। आप दूसरों को कैसे देखते हैं? यदि हम किसी की महानता भलाई कर सकते हैं तो यह उन व्यक्तियों से अपनी दौलत को बांट कर नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों को उनके पास जो दौलत है उसकी जानकारी देकर ही संभव है। व्यक्ति में
कितनी प्रतिभा या योग्यता निहित है, यह आश्चर्यजनक तथ्य है। हमने पहले 2 खंडों में आपसे ई परिचय कराने में पर्याप्त समय दिया है। सफलता की दिशा में पहला कदम अपनी संभवता सामर्थ्य का ज्ञान होना है और दूसरा कदम दूसरे की संभाव सामर्थ्य को जानना है। सौभाग्यवश जब हमें अपनी योग्यता का ज्ञान हो जाता है तो दूसरे की योग्यता को जान लेना आसान हो जाता है। एक बार हम जब इसे देख लेते हैं तो दूसरों को भी यह दृष्टिकोण प्राप्त करने की दिशा में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। बैंकरों ने इनकार किया। मैरी क्लोली के पास ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की जाने सकने वाली कोई आनुषंगिक पृष्ठभूमि नहीं थी। बैंकर ने दिशा निर्देश व्यापारियों तर्क के हिसाब से वह जरूरी थी। वह अपने नए व्यापार और पूंजी लगाना चाहती थी। उसे कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। अपने पहले नियोक्ता से सैद्धांतिक मतभेद के कारण उसने वह कंपनी छोड़ दी। अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास नहीं हो रहा था और इन सब के अतिरिक्त वह एक महिला थी। और भी बुरी बात यह थी कि उसकी एक अजीब सोच थी कि ईसाई सिद्धांतों पर ही कोई व्यापार खड़ा हो सकता है। ऐसी चिंता की सीमा तक वह यह भी सोचती थी कि यदि सेल होती है तो इससे ग्राहक, कंपनी और सेल्समैन सबको लाभ होता है। साथ ही वह बिलों व बोनस आदि का अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि उनकी देय तिथि पर ही भुगतान करने में विश्वास रखती थी। इससे समस्या की गंभीरता और बढ़ गई। परंतु यदि आप सोचते हैं कि यह गलत था बैंकर की नज़र में, तो आगे और गलत लगेगा। मैरी क्लोनी किसी भी सेल्स या ट्रेनिंग मीटिंग का आरंभ प्रार्थना से करने में विश्वास रखती थी। बाद में उसे और उसके पुत्र डॉन कार्टर को, जो उसके साथ व्यापार में काम करता था, एक क्रांतिकारी विचार आया कि अपंग व्यक्तियों को नौकरी पर रखना एक अच्छा बिजनेस है। उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। इसके अलावा तेजी से बढ़ती बिक्रियाँ एवं जल्दी लोगों की भर्ती करने पर भी अपने ऑर्डर्स को समय से पूरा ना कर पाने के कारण व्यापार काबू से बाहर होता जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उनके कुछ प्रतिद्वंदी की नज़र में, जो उनसे इसलिए हिस्सा रखते थे कि होम इंटेंट्स एवं गिफ्ट्स प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को भर्ती बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आस भी लेनी है और क्रिसमस के दौरान बड़े हुए व्यापार में भी निरंतर अच्छी ही सेवा देना है। यह आज भी काबू से बाहर है। मेरी जानकारी में ऐसा करने वाली अमेरिका में यह एक अकेली सेल्स कंपनी है। तथापि यह स्पष्ट है कि वे 2 बैंकर जिन्होंने ऋण देने को मना किया था गलती पर थे, और जिस बैंकर ने हाँ कहा था वह सही था, क्योंकि डलास टेक्सास की श्रीमती मैरी क्रोली द्वारा निर्मित होम इंटरेस्ट एवं गिफ्ट्स वास्तव में शताब्दी की प्रेरणादायी सफलता की कथाओं में से एक है। कुछ भी नहीं से शुरू करके मैरी क्लारे ने विशिष्ट एवं दीर्घजीवी सफलता के लिए आवश्यक सभी सिद्धांतों का प्रयोग करके एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो प्रत्यक्ष बिक्री की दुनिया में आदर्श बन गई। ईश्वर में होर्डिंग आस्था को अपना आधार बनाकर इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने कंपनी बनाई कि कोई भी व्यापार विश्वास, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम एवं सबके लिए समान अवसर के सिद्धांत पर न केवल खड़ा किया जा सकता है, बल्कि उसे इसी प्रकार यथास्थिति प्रदान किया जाना चाहिए। महिला होने पर स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते हुए मैरी ने पूर्वाग्रह और भेदभाव के दर्श को इतना झेला था कि उसने होम इंटरेस्ट एंड गिफ्ट्स में उसे पैदा नहीं होने दिया। अधिकांश व्यक्ति यह प्रश्न पूछते हैं, मैरी क्रोली और उसकी कंपनी, जिसके स्थापना दिसंबर 1957 में हुई थी, ने क्यों और कैसे इतनी उल्लेखनीय सफलता अर्जित की? उत्तर सरल बहुत गहरा है। यदि मुझे संक्षिप्त में मैरी क्रोली और उसकी सफलता को कुछ शब्दों में बताना हो तो मैं कहूँगा कि अपने विश्वास की गहराई के कारण उसने सफलता की ऊंचाई प्राप्त की। वह मानती थी कि विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति रुचि रखने वाले 99 व्यक्तियों के दल के बराबर है।
वह प्रत्येक की अपार संभावना से में विश्वास रखती थी। एक सेल्स महिला को विश्वास व आर्थिक सफलता के असीमित अवसर प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प थी। वह मानती थी कि यदि आप मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तो वे उसी तरह की नींव पर व्यापार का निर्माण करेंगे। किसी भी मापदंड के अनुसार मैरी क्रॉली एक संपन्न महिला है, परंतु जो कुछ उसने पाया वह उसके कारण संपन्न नहीं है, बल्कि जो कुछ उसने दिया वो उसके कारण संपन्न है। मैरी ने अपनी पुस्तक थिंक मिंक में इससे बड़े सुंदर ढंग से कहा है। उसके वास्तविक नगीने में से कुछ इस प्रकार है। खरगोश की आदत मत पालो, उदबिलाव की तरह सोचो। लोगों को प्यार की तब सबसे अधिक जरूरत होती है जब वे उसके लायक नहीं होते। चिंता कल्पना का दुरुपयोग है। ईश्वर टूटे हुए दिल को भी जोड़ देता है, बशर्ते कि हम उसे सारे टुकड़े दे दें। काश ऐसा हो। सोचने वाले मत बनो। ऐसा कैसे हो? सोचने वाले बनो। आपके प्रयास आपको तोड़ सकते हैं, परंतु उन्हें कभी छोड़ना नहीं। बड़े दिल वाले बनो, बड़े दिमाग वाले नहीं। मुझे ईश्वर का गणित प्यारा लगता है। खुशी दूसरों से बांटने में धनात्मक व घनात्मक दोनों रूप में पड़ती है। कुछ बनो। ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। मैरी क्रॉली एक होम इंटीरियर्स की कहानी में सफलता की उजली धूप और खुशियों के गुलाब ही नहीं थे, उसमें बेहिसाब खून, पसीना और आंसू बहे थे। परंतु प्रेम की प्रचुरता, आस्था, साहस, संवेदना, संकल्प और सरल परिश्रम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का कभी कोई अभाव नहीं था। इससे दोस्तों वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको भेंट करने हेतु जीवन के पास है। मैरी की कहानी एक अनूठा वर्तनत है और यह ऐसा वर्तनत है जिसके आधार पर कोई भी वकील न्यायालय में सिद्ध कर सकता है कि आप जीवन में जो पर्याप्त करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरे की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता करें।